एक गांव के जंगल में पिंटू गेंडा रहता था। उसे अपने नाक की सींग पर बहुत घमंड था। जब भी वो अपनी नाक की सींग देखता उसे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन पिंटू को अपनी मोटी खाल पर दुख होता था। वाह, क्या नाक की सींग मेरी! ऐसी बड़ी बड़ी सींग के लिए तो बहुत सारे गेंडे तरसते हैं। मेरी जैसी सींग तो अच्छे अच्छे अमीर गेंडों के पास नहीं होती है, लेकिन मेरी खाल इतनी मोटी क्यों बना दी समझ नहीं आता। काश मेरी खाल पतली होती तो ये सींग और भी खूबसूरत लगती। एक दिन उस गांव के जंगल में शेर घुस आता है और वो वहाँ के जानवरों के ऊपर हमला करके उन्हें नुकसान पहुँचाने लगता है, जिससे सभी जानवर शेरा से बहुत डर जाते हैं। अरे ये शेरा कहाँ से आ गया है? वो तो बहुत ही खूंखार और खतरनाक है। कल मुझ पर हमला करके मुझे घायल कर दिया और मेरा सारा पैसा लूट लिया। ऐसे ताकतवर जानवर से तो मेरा कभी सामना नहीं हुआ। अगर ऐसा वो तुमको हरा सकता है भल्लू भाई, तो मुझ जैसे छोटे जानवरों को तो ये गांव छोड़कर ही जाना पड़ेगा। ये सब पिंटू सुन रहा था। तब छोटू की नजर उस पर पड़ती है। पिंटू भाई, उस मुसीबत से तो तुम ही बचा सकते हो। मैं क्या कर सकता हूँ छोटू, बताओ मुझे। तुम्हारी खाल इतनी मोटी है कि वो तुम पर अगर हमला भी करेगा तो उसके हमले का तुम पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा। फिर हम सब उसको मिलकर पकड़ लेंगे। ये तुम क्या कह रहे हो छोटू? तो क्या मेरी मोटी खाल का मजाक उड़ा रहे हो? नहीं पिंटू, छोटू तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा है, वो सही कह रहा है। तुम्हारी मदद से हम उस शेरा को पकड़ लेंगे। और फिर सभी जानवरों की बात सुनकर पिंटू उनके साथ शेरा को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर पिंटू अकेला गांव के सुनसान इलाके में घूमता रहता है। उसी समय शेरा आ जाता है। वाह, आज तो मोटी खाल वाला आया है, इसको हराने में मजा आएगा। शेरा को देखकर पिंटू डर जाता है। शेरा उसको पकड़ने के लिए भागता है और तुरंत ही झपटा मारता है। शेरा के तेज धार वाले नाखून उसकी मोटी खाल से टकराते हैं, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। अरे ये क्या? इस पर तो मेरे हमले का कोई असर नहीं हो रहा है। शेरा बहुत गुस्से में आ जाता है, लेकिन वो पिंटू का कुछ बिगाड़ नहीं पाता। तभी पिंटू एक तरफ भागता है और शेरा पर मोटा सा जाल आकर गिरता है और शेरा पकड़ा जाता है। वहाँ के जानवर तुरंत पेड़ों और झाड़ियों के पीछे से आते हैं और शेरा की पिटाई कर देते हैं। शेरा भाग खड़ा होता है। अब मैं इस गांव की तरफ मुंह मोड़ कर भी नहीं देखूंगा। वाह पिंटू भैया, तुम्हारे कारण गांव का भला हो गया। मुझे नहीं पता था कि मैं जिस खाल को देख दुखी होता था वो मुझे इज्जत दिलाएगी। इस तरह से पिंटू गेंडे को ये समझ आ जाता है कि जो चीज काम की नहीं होती है वो सुंदर तो दिख सकती है, लेकिन उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। अपनी खूबी किस बात से है ये पहचानना चाहिए। जबलपुर गांव के जंगल में बबली एक ठेले में गन्ने का जूस बेचा करती थी। उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलती थी और गर्मी में तो ग्राहकों की हमेशा से भीड़ लगी रहती थी। बबली सबसे बहुत अच्छे से बात करती थी। ऐसे ही बहुत समय तक काम करते हुए उसने बहुत पैसे कमाए और फिर कालू से शादी कर ली। अपनी सफलता के कारण उसको बहुत घमंड हो गया था और वो गरीब ग्राहकों से बदतमीजी से बात करती थी। बबली दीदी, मुझे 2 ग्लास ताजा गन्ने का जूस देना, मैं आपको पैसा कल दे दूंगा। अगर कल पैसे देने हैं तो कल ही जूस पीना। तुम गरीब लोगों की सेवा के लिए दुकान नहीं खोली है मैंने। अरे बबली दीदी, आप ऐसे कैसे बात कर रही है? मैं तो आपका रेगुलर ग्राहक हूँ। देखो बंटी भैया, पैसे रखो और जूस पियो। और हाँ, आज से गर्मी शुरू हो रही है ना, आज से 20 रुपया ग्लास नहीं बल्कि 40 रुपया ग्लास गन्ने का जूस मिलेगा। इस तरह से बबली बहुत घमंड हो
चुकी थी। गरीब ग्राहकों से पैसे रखवाती थी, फिर गन्ने का जूस देती थी। कोई गन्ने का जूस नहीं बेचा था जिसकी बबली फायदा उठा रही थी। लेकिन अगले ही दिन बबली की दुकान के सामने पीलू चिड़िया अपना गन्ने का जूस का ठेला खोलती है। उसकी दुकान चलती देखकर बबली उसे जलने लगती है। पीलू चिड़िया, तुम मेरे ठेले के सामने गन्ने का जूस क्यों बेच रही हो? मैं तुम्हारी दुकान चलने नहीं दूंगी। अरे सुंदरी दीदी, गुस्सा मत करो। जंगल में इतने ग्राहक हैं कि हम दोनों की दुकान अच्छे से चल सकती है। पीलू की बातें सुनकर बबली चुप हो जाती है। पीलू अपने ग्राहकों से बहुत अच्छे से बात करती थी, जबकि बबली अभी भी बहुत घमंड से रहती थी। जल्द ही पीलू की दुकान में भीड़ लगने लगती है, क्योंकि वो गन्ने का जूस को सिर्फ 15 रुपए में बेचा करती थी। ये पीलू तो बहुत ही चालाक निकली, सस्ते दामों में जूस बेच रही है। इसकी दुकान बंद करवा दूंगी। मैं भी दाम कम कर देती हूँ, लेकिन उतने पैसों में मैं गन्ने का जूस नहीं बेचूंगी, बल्कि केमिकल वाला नकली मिलावटी जूस बेचूंगी। ग्लास का जंबो साइज बड़ा देखकर जंगल वाले मेरे ही पास आएंगे और पीलू की दुकान बंद हो जाएगी। फिर ऐसा सोचकर बबली अपने घर में केमिकल वाला जूस तैयार करती है और मन ही मन बहुत खुश होती है। जंबो गन्ने का जूस ले लो, जंबो गन्ने का जूस। इतने बड़े गन्ने का जूस कभी नहीं देखे होंगे। जंगल के पक्षी बबली की आवाज सुनकर उसकी दुकान की तरफ भागते हैं और ग्लास का साइज देखकर लालच में आ जाते हैं और सिर्फ कुछ ही मिनट्स में बबली के जंबो गन्ने का जूस बिक जाता है। देखा पीलू चिड़िया, मुझसे पंगा लेने का नतीजा, मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा के ही रहूंगी। उसी दिन से पीलू की दुकान में ग्राहकों की कमी होने लगती है और अगले दिन से तो कोई भी उसकी दुकान नहीं जाता है। थोड़े ही दिनों में पीलू को दुकान बंद करने की नौबत आ जाती है। तभी एक दिन डॉक्टर हरिया उसकी दुकान पहुंचते हैं। पेलो, मुझे एक गिलास जूस देना। बबली की दुकान में भीड़ है, मुझे लेट हो रहा है, नहीं तो मैं उसी की दुकान में जाता। ये लीजिए डॉक्टर सर। अरे वाह, ये बहुत ताज़ा है। ऐसा करो, तुम मेरे हॉस्पिटल में रोज 20 गिलास भेज दिया करो मरीज के लिए। पीलू ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और हरिया के मरीज उसके गन्ने का ताज़ा जूस पीकर ठीक हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ बबली की दुकान से गन्ने का जूस पीने वाले पक्षी आते हैं और उल्टियाँ करने लगते हैं। अरे ये क्या, इन्हें तो उल्टियाँ हो रही है। उनका टेस्ट होता है और उनसे हरिया पूछता है कि वो लोग क्या खाए पिए थे। तब वो बताते हैं कि रोज वो बबली के यहाँ जूस पीते हैं। बबली, तुमने इस गन्ने की जूस में क्या मिलाया है? तुम्हें पता है सबको किडनी में स्टोन्स हो गए हैं। इन सब की तबीयत खराब हो गई है तुम्हारी दुकान का गन्ने का जूस पीकर। अरे वो ये लोग पीलू की दुकान का जूस पिया करते थे। फिर हरिया बताता है कि पीलू की दुकान के जूस से उसके बीमार मरीज ठीक हो गए हैं। इसके पहले बबली कुछ बोल पाती, सभी पक्षी उसको घेर लेते हैं। बबली, तुम हमसे इतना सारा पैसा लेती हो गन्ने के जूस का, लेकिन ये जहर बेच रही हो। वो पीलू कम दाम में भी हमें स्वादिष्ट और सेहतमंद गन्ने का जूस पिलाती है। अब तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना होगा। ऐसा कहकर सभी पक्षी बबली को पुलिस के हवाले कर देते हैं। पीलू पूरी ईमानदारी के साथ स्वादिष्ट गन्ने का जूस बेचना जारी रखती है और जंगल वाले उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अब जंगल में बस उसी की गन्ने का जूस का दुकान थी। बबली अपने लालच के कारण सजा भुगत रही थी। पीलू और बाकी लोग अब हंसी खुशी रहने लगते हैं। किसी गांव में रघु नाम का एक भालू बच्चा रहता था। उसका पढ़ाई लिखाई में जरा भी मन नहीं लगता था। पढ़ाई के नाम से बचने के लिए वह बहुत कुछ करता था। उसकी बहन पढ़ने लिखने में काफी अच्छी थी और वह अपने घर वालों की बात भी मानती थी। बेटा रघु, जितना खेलना कूदना जरूरी है उतना पढ़ना लिखना भी जरूरी है। अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे, हर समय बस खेलते ही रहोगे और अपने दोस्तों के साथ मस्ती करोगे, तो तुम बड़े होकर कुछ नहीं कर पाओगे।
बेटा खेलने के साथ पढ़ाई पर भी उतना ही ध्यान दो तुम। मम्मी आप भी ना, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे पढ़ना लिखना जरा भी पसंद नहीं। जब भी मैं पढ़ने लिखने के लिए बैठता हूँ तो मुझे नींद आने लगती है और मेरा सिर दर्द करने लगता है, इसलिए मुझे पढ़ना लिखना जरा भी पसंद नहीं। भैया ऐसी बात नहीं है, अगर आप पढ़े मन लगाकर पढ़ेंगे तो आपको ना सारी पढ़ाई समझ में आने लगेगी, जैसे मुझे आती है। पता है मुझे पढ़ते हुए जरा भी नींद नहीं आती, बल्कि मुझे तो पढ़ने बहुत अच्छा लगता है। तभी वहाँ पर रघु का दोस्त गोलू नेवला आ जाता है। अबे रघु चलो खेलने चलना नहीं है क्या? हाँ गोलू रुको, मैं अभी आया। ऐसा कहकर वह अपने दोस्त गोलू के साथ खेलने के लिए चला जाता है और उसकी मासूमन ये देखकर बहुत दुखी होती है। अगले दिन रघु और आरती स्कूल जाते हैं। बच्चों आज आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। पता है प्रिंसिपल सर ने आप सभी बच्चों के लिए हमारे स्कूल में आज से लाइब्रेरी ओपन करा दी है। आज से आप सभी बच्चे लाइब्रेरी जाकर उसमें बुक्स पढ़ सकते हैं। ये बच्चे सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, मगर रघु को तो इस बात से कोई लेना देना ही नहीं था। मैडम सभी बच्चों को लाइब्रेरी में ले जाती है और सभी बच्चे अब किताब लेकर बैठकर उसे पढ़ने लगते हैं, मगर रघु को इतनी सारी बुक देखकर सर चकराने लगता है। यहाँ तो बस किताब ही किताब है, कुछ खेलने के लिए तो नजर ही नहीं आ रहा। मेरा तो यहाँ पर सर दर्द कर रहा है। तभी वहाँ पर मैडम आ जाती है और रघु से कहती है, बेटा रघु तुम कोई किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? चलो मैं तुम्हें एक अच्छी सी बुक देती हूँ जिसे पढ़कर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये लो रघु, हमारे इतिहास से जुड़ी बुक, इसे पढ़ो तुम। रघु का मन नहीं था, पर फिर भी वह बुक लेकर उसे पढ़ना शुरू करता है। थोड़ी देर पढ़ते पढ़ते रघु को वो किताब अच्छी लगने लगती है और वह बुक पढ़ते पढ़ते समय कब बीत जाता है उसे पता ही नहीं चलता। रघु घर जाता है। चलो बच्चों मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ, आ जाओ खाना खा लो। खाना खाते हुए रघु कहता है, मम्मी आज मैंने हमारे इतिहास से जुड़ी एक बुक पढ़ी और उसे पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या सच में रघु? हाँ मम्मी, आज तो भैया ने पूरी किताब पढ़ डाली। ये तो बहुत अच्छी बात है रघु बेटा, तुम्हें ऐसी ही बुक्स पढ़नी चाहिए, तुम्हें और भी जानकारी मिलेगी अपने इतिहास से जुड़ी। हाँ मम्मी, मैं कल भी लाइब्रेरी जाकर और बुक्स पढ़ूंगा, मुझे आज बहुत अच्छा लगा। अब रघु रोज लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ने जाने लगा, जिससे उसका पढ़ाई का इंटरेस्ट बढ़ता चला गया और वो खेलने कूदने पर भी कम ध्यान देने लगा। एक गांव में रिंकू खरगोश रहता था। तोता उसका बहुत अच्छा दोस्त था। रिंकू बहुत सीधा साधा था, वो किसी की बात में आ जाता था, लेकिन तोता हमेशा ख्याल रखता था कि उसके दोस्त के साथ कोई चालाकी नहीं करे, क्योंकि रिंकू के पीछे शेरा और भल्लू लगे रहते थे कि कब उन्हें मौका मिले और कब वो लोग रिंकू का फायदा उठा ले। एक दिन रिंकू अकेला गाँव में घूम रहा था। रिंकू कैसे हो? मैं ठीक हूँ भल्लू जी। मैं ना जंगल की दूसरी तरफ जा रहा था, अब तुम दिख गए। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें ताजी ताजी गाजर दूंगा। अरे वाह, ताजी गाजर, वो तो खाने में बहुत मजा आएगा। चलो भल्लू भाई। और इस तरह से भल्लू की चाल में रिंकू फंस गया था। अब हर दिन भल्लू उसे मिलता था और उसको गाजर खिलाता था। एक दिन तोता दोनों को देख लेता है और रिंकू से आकर कहता है, रिंकू भल्लू बहुत चालाक है, तुम उसकी बातों में मत आना। नहीं तोता, भल्लू विश्वास के लायक है, वो मुझे ताजा गाजर देता है, तुम चिंता मत करो। जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन सावधान रहना। और ऐसा कहकर तोता वहाँ से चला जाता है और भल्लू वहाँ पर आ जाता है। रिंकू क्या कर रहे हो? चलो आज तुम्हें मैं एक खेत में लेकर जाता हूँ, वहाँ पर बहुत सारी लाल लाल गाजर उगी है, आज तो तुम्हारी पार्टी हो जाएगी। ये सुनकर रिंकू लालच में आ जाता है और भल्लू के साथ गाजर के खेत में चला जाता है। रिंकू गाजर खाने लगता है, तभी उस खेत के किसान को पता चल जाता है और वो वहाँ पर एक जाल लेकर जाता है। भल्लू एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, लेकिन रिंकू किसान के जाल में फंस जाता है। भल्लू भैया बचाओ, बचाओ मुझे। लेकिन भल्लू
उसे बचाने नहीं आता है। लेकिन रिंकू की चीख पुकार सुनकर तोता तेजी से तुरंत उस दिशा में उड़कर आ जाता है। अपने दोस्त को जाल में फंसा देखकर वो चौंक जाता है और बिना समय गवाए तोता जाल को काटने लगता है। किसान ये देख लेता है और अपनी लाठी निकालकर तोते की तरफ फेंक देता है, लेकिन तोता उड़कर बच जाता है और वो लाठी पेड़ के पीछे छुपे हुए भल्लू के सिर पर पड़ती है और भल्लू बेहोश हो जाता है। तोता जाल काटने में कामयाब हो जाता है और अपने दोस्त के साथ भाग जाता है। मुझे माफ कर दो तोता भाई, मैंने तुम्हारा कहना नहीं माना और एक धोखेबाज से अपने लालच में आकर दोस्ती कर ली। रिंकू तुम्हारी जान पर बनाई थी, इसलिए अच्छे लोगों के संगत होना बहुत जरूरी है। रिंकू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो अब से कभी भी किसी बुरी संगत में नहीं पड़ता था। हमेशा संभल कर रहता था और दोस्ती करने में जल्दबाजी नहीं करता था। चिंकू खरगोश और पीहू हथनी दोनों भाई बहन हर वक्त फोन में ही लगे रहते थे। पूरा दिन बस मोबाइल में यूट्यूब पर वीडियो देखते रहते थे। एक दिन वह वीडियो देख रहे थे तो उन्हें एक नई गेम पबजी के बारे में पता चला। दोनों को उसका ट्रेलर बहुत अच्छा लगा तो पीहू हथनी ने कहा, चिंकू भैया देखो कितनी मस्त गेम है ना, चलो ना एक बार इसे डाउनलोड करके खेल के देखते हैं कि आखिर ये गेम कैसी है। देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, खेलने में कितनी अच्छी होगी ना। हाँ बहन, तुमने सही कहा। आजकल मैंने भी इसके बारे में बहुत सुना है। स्कूल में भी सब इसी गेम के बारे में बात करते रहते हैं। एक बार इसे खेल कर देख ही लेते हैं। और चिंकू खरगोश पबजी गेम को अपने फोन में डाउनलोड कर लेता है और उसे खेलने लगता है। दोनों भाई बहनों को वह गेम बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और वह उस गेम में ही लगे रहते हैं। पीहू, यह तो सच में बहुत अच्छी गेम है। जैसे मैं गेम चाहता था ये तो बिल्कुल वैसी ही है। अब मैं इसे सीख जाऊंगा कि एक सोल्जर कैसे बन सकते हैं। बस फिर उस दिन से दोनों भाई बहन फोन उठाते और पूरा समय बस पबजी खेलते रहते। वह खाना पीना भी भूल चुके थे, पढ़ना लिखना भी भूल चुके थे। अब उन्हें अच्छा कुछ भी नहीं लग रहा था कि माँ मोना नीलगाय उनके पास आती है और उनसे कहती है, बच्चों तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, चलो फोन नीचे रखो और तैयार हो जाओ। मम्मी, अभी हमने पहले ये गेम खेलना है, पहले मैं इन सभी को मार दूं, उसके बाद मैं तैयार हो जाऊंगा। तुम दोनों का ये क्या चल रहा है? पूरा समय फोन में ही लगे रहते हो, खाना पीना सब भूल चुके हो तुम दोनों। चलो फोन नीचे रखो और स्कूल जाओ। मोना नीलगाय फोन छीनकर नीचे रख देती है और दोनों को स्कूल भेज देती है। स्कूल से आने के बाद दोनों बिना कुछ खाए, यहाँ तक कि कपड़े भी ना बदले, फोन में लग जाते हैं और पबजी गेम खेलने लगते हैं। शाम को जब उनके पापा सोनू भालू घर आते हैं तो मोना नीलगाय सब उसे बता देती है, बच्चों इस गेम को छोड़ो और बाहर जाकर खेला करो। अगर तुम फोन गेम्स खेलोगे तो सोल्जर कैसे बनोगे? जी, इससे मैं सब कुछ सीख जाऊंगा। गेम खेलते हुए अपने पापा को जवाब देता है और थोड़ी देर बाद वह गेम जाता है, जिसके बाद वह चिल्लाने लगता है, ये विनर विनर चिकन डिनर, जय पबजी जय पबजी। अरे ये क्या बोल रहे हो चिंकू? पापा मैं गेम जीत गया हूँ ना, तो ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं इसे जीतने पर। सोनू भालू और मोना नीलगाय दोनों अपने बच्चों से बहुत परेशान हो गए थे। तभी अगले दिन सोनू भालू का छोटा भाई यश शेर घर पर आता है। वह एक आर्मी में सोल्जर है। वह अपने भाई को दुखी देखता है तो उससे कहता है, यश भाई क्या हुआ, आप उदास क्यों हो? अरे यश देखो ना, तुम्हारा भतीजा भतीजी पूरा दिन बस पबजी गेम खेलते रहते हैं, कहते हैं कि ऐसे वे सोल्जर बनेंगे। अब तुम ही उन्हें समझाओ कि ये गेम खेलकर कैसे कोई सोल्जर बन सकता है। इस गेम के चक्कर में तो वो समय से खाना भी नहीं खाते हैं। बच्चों तुम्हें आर्मी में सोल्जर बनना है ना? हाँ चाचा, मैंने तो गन चलाना भी सीख लिया है, दिखाऊं आपको? बेटा यह तो सिर्फ एक गेम है, इसमें तुम असली गन कैसे चला सकते हो इसकी तो तुम्हें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और जिसके लिए तुम्हें पहले सोल्जर बनना पड़ेगा। और सोल्जर बनना कोई आसान बात नहीं है। तुम्हें पता है मेरा दोस्त बहुत गेम खेलता था, उसे सोल्जर बनना था, मगर फोन गेम्स खेलने की वजह से वह बहुत मोटा हो गया, जिस वजह से वह सोल्जर कभी नहीं बन पाया। तो चाचा आप कैसे बन गए सोल्जर? यश, क्योंकि बेटा मैं बाहर जाकर खेलता था जिससे मैं फिट रहता था और एक सोल्जर बन पाया। और आज तुम ट्रेनिंग पर जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें गन चलाना सिखाएंगे। गेम खेलने से तुम ये कभी नहीं सीख पाओगे। मैं समझ गया चाचा, अब से मैं ये गेम कभी नहीं खेलूंगा। फोन गेम सिर्फ कभी कभी अच्छे लगते हैं। अब से तो मैं बाहर जाकर ही खेला करूंगा और पढ़ाई भी करूंगा। और देखना एक दिन आपके जैसा सोल्जर बनूंगा और देश की रक्षा करूंगा। देश
का नाम रोशन करूंगा। दोनों बच्चे समझ जाते हैं और पबजी गेम खेलना बंद कर देते हैं और बाहर बच्चों के साथ खेलना शुरू करते हैं। बाजपुर के जंगल में कालू कौवा रहता था। वो हमेशा से बहुत बेकार के काम करने में रुचि रखता था। ऐसे ही एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था। अरे भाई, छुट्टियाँ आ रही हैं, चलो कहीं घूमने चलते हैं। चलो हम मनाली चले। मनाली क्यों जाना है? कुछ बड़ा सोचो। हम लोग चांद पर चलते हैं, वहाँ घूमेंगे तो हमारी जंगल में नाम होगा। मनाली तो हर कोई जाता रहता है। नहीं भाई, मुझे तो मनाली ही जाना है। रॉकेट का पैसा कहाँ से लाएंगे? ये कहकर कालू के दोनों दोस्त उसकी हंसी उड़ाते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे स्कूटर में चलेंगे। ट्रिपल सवारी। अगले दिन कालू उनके सामने अपना स्कूटर लाता है। उसको देखकर वो लोग हैरान रह जाते हैं। कालू के स्कूटर में अगल बगल 2 और स्कूटर जुड़े रहते हैं। है ना कमाल का मेरा स्कूटर? चलो अब इसमें चलते हैं। अरे वाह कालू, तूने तो बहुत ही अच्छा आविष्कार किया है। हाँ, मुझे क्या उल्लू समझे थे। चलो अब मजे करेंगे मनाली में। इस तरह से तीनों दोस्त उस स्कूटर में निकल पड़ते हैं, लेकिन थोड़ी ही दूरी में उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है। अरे ये क्या, 5 किलोमीटर में ही पेट्रोल खत्म हो गया? हाँ, 3 स्कूटर है ना। वजन कम करने के लिए मैंने एक ही पेट्रोल टैंक लगाया है, लेकिन 3 इंजन है तो पेट्रोल थोड़ा ज्यादा पीती है ये स्कूटर। हे भगवान, हर 5 किलोमीटर में इसका पेट्रोल खत्म हो जाएगा। हमें नहीं जाना मनाली, तू ही जा इस खटारा में। कालू के दोनों दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। अरे रुको रुको, स्कूटर को धक्का तो दे दो। कालू अपना स्कूटर धक्का देकर घर वापस लाता है और अपने पिता कड़क से कहता है, पापा, मेरे दिमाग की इस गांव में कोई कदर नहीं है। तू बहुत ही बेकार की चीज बनता जा रहा है बेटा। तू कहीं नौकरी कर। तू बहुत ही बेकार की चीज बनाता है जो मुसीबत ज्यादा करती है, समाधान नहीं। मतलब तू काम ज्यादा बिगाड़ता है। लोगों के काम आएगा तो लोग तुझे पसंद करेंगे। कालू सोच में पड़ जाता है कि वो लोगों की नजर में कैसे उठे। तभी वो एक डबल डेकर बस को देखता है। पूरी बस भरी हुई थी और फिर भी लोग उसमें चढ़ रहे थे। अब मैं ऐसी बस बनाऊंगा कि लोगों की तकलीफ हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इसके बाद कालू एक ट्रिपल डेकर बस बनाता है और बड़े शान से निकलता है। लेकिन उसकी बस इतनी ऊंची होती है कि वो फोन के केबल, टीवी केबल और बिजली के तारों को तोड़ते हुए निकलती है। पूरे गांव में बिजली चली जाती है, फोन्स बंद हो जाते हैं। देखिए पिताजी, मैंने क्या नायाब चीज बनाई है, ट्रिपल डेकर बस। ऐसी बस पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। अरे उल्लू कहीं का, तूने पूरे गांव की बिजली गोल कर दिया है, सारे तार तोड़ दिए। नालायक, अब तुझे सिर्फ पिटाई ही ठीक कर सकती है। ऐसा कहकर कड़क कालू की पिटाई कर देता है। इसके बाद से कालू अपनी उटपटांग हरकतों को बंद कर देता है। फिर कालू पूरे गांव के बिजली के तार को रिपेयर करता है। इस तरह से कालू धीरे धीरे सुधर जाता है और सही चीजें करने की आदत डाल लेता है। फिर कालू का सभी लोग मजाक उड़ाना बंद कर देते हैं। बंसीपुर गांव में बबलू अपनी पत्नी पीलू के साथ रहता था। बबलू बहुत ही मेहनती था। वो साल भर मेहनत करके किसानी करता था। अपनी फसल बेचकर अपना घर चलाता था। पीलू, इस बार मैंने आलू की फसल बोई है और खाद और सिंचाई का भी खास ख्याल रखा है। तुम देखना, इस बार बहुत बढ़िया फसल होगी। भगवान करे ऐसा ही हो, नहीं तो अगर पिछले बार की तरह हमारी फसल बर्बाद हो गई तो हम जीने लायक नहीं बनेंगे। हमारे ऊपर वैसे ही बहुत उधार है। पीलू के घर के पास ही सुंदरी रहती थी। वो पीलू की गरीबी का मजा लेती थी। पीलू बहन, बबलू भाई, ये मैं क्या सुन रही हूँ?
आप लोगों के ऊपर इतना उधार है। ऐसा करो पीलू बहन, मेरे घर आज कुछ मेहमान आने वाले हैं, तुम शाम में आके खाना बना देना। इसी बहाने तुम्हें थोड़ा सा पैसा भी दे दूंगी और तुम्हें भी पैसे देखने को मिलेगा, है ना? पीलू को सुंदरी की बातें बहुत खराब लगती है। वो हर बार उनकी गरीबी का मजाक उड़ा के चली जाती थी। ऐसे ही एक दिन बबलू अपने खेत जाता है। वो देखता है कि उसकी आलू की फसल बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन जब वो एक पौधे को निकाल कर देखता है तो पता है कि उसमें आलू नहीं उगा है। इसी तरह वो सारे पौधे देखता है, लेकिन किसी में भी आलू नहीं उगे। बबलू उदास होकर अपने खेत में बैठ जाता है। मेरे खेत में आलू क्यों नहीं उगे? ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे खेत में आखिर फसल क्यों नहीं होती है? ऐसे ही सोचते बबलू रोने लगता है। जैसे ही उसके आंसू मिट्टी में गिर जाते हैं तो अचानक से खेत में सोने के आलू उग जाते हैं। अरे भगवान, तेरे बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे खेत में तो सोने के आलू उगाए हैं। अब मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। फिर बबलू एक बोरी में सोने के आलू भर लेता है और घर लेकर जाता है। बबलू एक सोने का आलू बेचकर घर का राशन ले आता है और पूरा कर्ज भी चुका देता है। लेकिन वो सोने के आलू वाली बात पीलू को नहीं बताता है। एक दिन सुंदरी उसके घर आती है। क्या हुआ, इस बार तुम लोग आलू की फसल नहीं बेच रहे हो क्या? इस बार भी तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई है? ऐसा है तो तुम लोग तो सड़क पर आ जाओगे। नहीं, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। नहीं नहीं पीलू, बबलू इस बार फसल बिकाने के लिए बाजार गया ही नहीं। अब तुम ही सोचो कि तुम्हारा आगे क्या होगा। बबलू जब घर लौटता है तो पीलू उससे पूछती है, पड़ोसन कह रही थी कि आप इस बार शहर के जंगल में आलू बेचने के लिए नहीं गए थे। अगर हमारी आलू की फसल हुई ही नहीं है तो अपने घर का राशन कहाँ से लेकर आए हो? इसके बाद बबलू पीलू को सोने के आलू से भरी हुई एक बोरी दिखाता है। खिड़की में से सुंदरी भी उस सोने के आलू की बोरी को देख लेती है। अरे, इनके पास तो बोरी भरकर सोना है, ये तो मेरे पास होना चाहिए। ऐसा सोचकर वो उनके घर जाती है। तुम दोनों गरीबों को खाना नसीब हो रहा होगा, ऐसा करो तुम मेरे घर खाना खाने आ जाओ। सुंदरी को पीलू और बबलू मना नहीं कर पाते हैं और उसके घर चले जाते हैं। वहाँ सुंदरी उन्हें बहुत बड़ी थाली परोसकर लेकर आती है और उन्हें खाने के लिए देती है। जब दोनों पति पत्नी खा रहे होते हैं, वो चुपचाप उनके घर चली जाती है और सोने के आलू चुराने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो आलू उठाती है, एक आलू पत्थर में बदल जाता है और उसके पैर पर गिर जाता है। उसके चीखने की आवाज सुनकर पीलू और बबलू वहाँ जाते हैं। सुंदरी वहाँ से भाग जाती है। तभी तो मैं सोचूं कि हमेशा हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने वाली हमें आज दावत क्यों दे रही है? हमारे पीछे से हमारी सोने की आलू चुराना चाहती थी। ये सुंदरी बहुत लालची है। इसके पास सब कुछ है, लेकिन ये लालच करना नहीं छोड़ती है। इसी वजह से ये आलू पत्थर में बदल गया था। हाँ बबलू जी, आप सही कह रहे हो, लेकिन ये आलू जब तक हमारे घर में रहेंगे, ये हमारे लिए मुसीबत के बीज बन जाएंगे। चलिए इन्हें खेत में गाड़ कर छुपा देते हैं। फिर दोनों पति पत्नी खेत में सोने के आलू छुपा देते हैं। बंटी बहुत मेहनती और ईमानदार था। इसी वजह से उसकी शुद्ध भावनाओं में निकले आंसू से सोने के आलू खेत में उग आए थे। वहीं दूसरी तरफ सुंदरी का मन काला था। इसी वजह से उसके छूते ही सोने के आलू पत्थर में बदल गए। अब बबलू और पीलू की गरीबी दूर हो गई थी और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। लकड़ी गांव में पीलू नाम की गरीब चिड़िया रहती थी। उसको इंजीनियरिंग का काम देखना बहुत पसंद था। जब भी कोई अपना नया घर या दुकान बनाता था, पीलू उसे देर तक देखती थी। एक दिन हरिया कंस्ट्रक्टर उसको अपने पास बुलाता है और कहता है, पीलू चिड़िया, तुम्हें मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ। तुम हमेशा कंस्ट्रक्शन की जगह पहुँच जाती हो, क्यों? तुम्हें मजदूरी का काम चाहिए? हरिया काका, मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं यहाँ मजदूरी के लिए नहीं आई हूँ। मुझे भी ऐसे ही घर बनाना है।
अब मैं देख देख कर घर बनाना सीख गई हूँ। तुम गरीब लोग थोड़ी सी चीज क्या जान लेते हो, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगते हो। पता है ना, कंस्ट्रक्शन के सामान जैसे ईंट, सीमेंट, लोहे के रॉड्स कितने महंगे आते हैं। अब जाओ यहाँ से और आगे से कंस्ट्रक्शन साइट में दिखना नहीं। नाराज नहीं होइए हरिया काका, मैंने आपसे ही ये सब सीखी हूँ। आप एक दिन मुझ पर गर्व करेंगे। ऐसा कहकर पीलू अपने घर चली जाती है। उसके घर में बीमार पिता टिल्लू और बूढ़ी माँ बबली रहते थे। पीलू कहाँ चली गई थी? अरे कहीं मजदूरी कर, कुछ काम कर। घर की हालात कितनी खराब है। अभी कड़क सेठ आए थे और घर खाली करवाने की धमकी देकर गए हैं। अगर हमने उन्हें किराया नहीं दिया तो हम बेघर हो जाएंगे। माँ तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। फिर पीलू सोच में पड़ जाती है कि वो अपना घर कैसे बनाए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के सामान खरीदना उसकी हैसियत के बाहर था। मैं कंक्रीट के घर नहीं बनाऊंगी, मैं इको फ्रेंडली बैम्बू का घर बनाऊंगी। फिर पीलू जंगल में बैम्बू ढूंढने निकल जाती है और उसे एक जगह बहुत से बम्बू मिल जाते हैं। पीलू उन्हें काट कर एक खाली जगह इकट्ठा कर लेती है। इसके बाद पीलू एक एक बम्बू को जोड़ जोड़ कर एक घर तैयार करने लगती है और 2 ही दिनों में वो एक छोटा सा घर तैयार करने। फिर पीलू उस घर को हरिया काका को दिखाती है। हरिया काका, कैसा लगा आपको मेरा ये बम्बू का घर? पीलू, तुम तो बहुत ही तेज दिमाग की हो, लेकिन ये तुम घर बेचोगी किसको? काका, ये घर मैं अपने माता पिता के लिए बनाई हूँ। हमारे पास किराया देने के लिए पैसा नहीं है, हमें अपना किराए का घर खाली करना पड़ेगा। मैं तुम्हारा ये बम्बू का घर बिकवा दूंगा। तुम ऐसे ही और भी घर बनाओ, इससे तुम उधार खत्म कर सकोगी। नहीं तो एक घर बनाकर उसी में रहने से तुम्हें कुछ पैसे नहीं मिलेंगे। तुम्हारी जब कमाई ही नहीं होगी तो तुम आगे जीवन में क्या करोगी? हाँ काका, आप सही कह रहे हैं। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। अब मैं और भी बम्बू के घर बनाऊंगी। फिर हरिया एक एक करके पीलू के बम्बू के घर बिकवा देता है, जिससे पीलू को बहुत पैसे मिल जाते हैं और वो कड़क सेठ का किराया खत्म कर देती है और अपने लिए एक सुंदर सा बड़ा सा बम्बू हाउस बना लेती है। अब हरिया और पीलू बम्बू के घर का बिजनेस करने लगते हैं। ऐसे पीलू अपनी मेहनत के दम पर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।